हाय, दिस इज पुनीत। 27 अक्टूबर को आपका प्रोग्रामर का एग्जामिनेशन फिनिश हो गया था, है ना। होप करते हैं काफी अच्छा एग्जाम आप लोगों का हुआ होगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स का लास्ट 10 to 15 डेज पर मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे, कॉल्स भी थे कि सर कट ऑफ क्या हो सकती है और पेपर के बारे में आपका क्या एनालिसिस है। बेसिकली मैं लास्ट 15 डेज से जयपुर में था ही नहीं, है ना। मैं 15 तारीख को ही जयपुर रिटर्न हुआ था, तो मैं भी चाहता था कि एक बार आरपीएससी अपनी आंसर की निकाल दे तो थोड़ा सा कट ऑफ के पास पहुंचना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है ना, क्योंकि बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है। हालांकि 98% to 99% क्वेश्चंस के जो आंसर है वो क्लियर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है जहां डबल आंसर हो सकते हैं, बाकी वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई ज्यादा दिक्कत है आंसर की बनाने में आरपीएससी को आएगी या स्टूडेंट को जानने में आएगी, है ना। फिर भी देखते हैं आरपीएससी कब तक निकालती है। बाकी आज हम अपना कट ऑफ का एनालिसिस लेके आपके सामने। कट ऑफ बताने से पहले एक बार हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं पेपर के बारे में। पेपर का जितना एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने किया था शायद पेपर उस लेवल पर नहीं है ना। देखो बच्चों, पेपर इजी हो, मीडियम हो, टफ हो, बेसिकली ये एग्जामिनर का प्रेरोगेटिव होता है और बनाने वाली संस्था का होता है कि वो पेपर कैसे बनाए। हम डायरेक्टली तो उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते कि पेपर आपने इजी क्यों बना दिया, पेपर टिपिकल क्यों बना दिया, है ना, मिड लेवल का क्यों बना दिया। अब ये तो उसके ऊपर है कि वो पेपर कैसे बनाना चाहिए। बट जनरल एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप अगर क्लास 1 ऑफिसर्स का पेपर बना रहे हैं, गेस्टेड ऑफिसर्स का पेपर बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सेलेक्ट तो प्रोग्रामर करने हैं ना अल्टीमेटली जाके, तो पेपर का लेवल उस लेवल पर होना चाहिए कि जो डीप स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं और जो थोड़े से नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं उसमें कहीं ना कहीं तो हम डिफरेंशिएट कर सकें। आज मैं ये देख रहा हूँ कि जिन्होंने 1 या 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया उसके भी उतने ही मार्क्स बन रहे हैं। 8 मंथ्स जिन्होंने पहले पढ़ना स्टार्ट किया उनके भी उतने ही मार्क्स बन रहे हैं। तो आप तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि पेपर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं डिफरेंशिएट करने। ठीक है, हाँ, किसी ने सिली मिस्टेक कर दी तो वो थोड़ा सा पीछे रह रहा है, सिली मिस्टेक के कारण आगे पीछे हो रहे हैं, नॉलेज के कारण आगे पीछे नहीं हो रहे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आरपीएससी पर और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उस एग्जामिनर पर जिसने ये पेपर आपका बनाया है। ठीक है, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि पेपर इजी है तो सिलेक्शन ज्यादा होगा या कब होगा। भाई सिलेक्शन तो 350 जितनी सीट है उतना ही होना है ना। और एज ए स्टूडेंट आपको हर पेपर के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि पेपर इजी था सर या कुछ और हो गया या फिर हमने एक्सपेक्टेशन नहीं किया। मैं जानता हूँ पेपर का लेवल था वो बहुत ही लो लेवल पर था, है ना। बट लो लेवल के होने के बावजूद भी आपकी परसेंटेज बहुत अप नहीं जा रही है। अप टू 70% मार्क्स बहुत ही कम स्टूडेंट्स के। सारे स्टूडेंट 120 से 135 नंबर के बीच में वेरी कर रहे हैं। एक एक नंबर पे 10-12 स्टूडेंट्स हैं। कौन किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा कोई नहीं जानता है ना। एक नंबर पर हो सकता है आप सिलेक्शन में आ जाए और हो सकता है आप सिलेक्शन से बाहर हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत टफ फाइट हो चुकी है। हालांकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम अपियर हुए हैं इस एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, पेपर भी काफी इजी था, बट प्रॉब्लम ये है कि जब इजी है तो वो सबके लिए इजी है। जो 2 महीने पढ़ के गया है उसने भी वो क्वेश्चन कर दिया। इवन ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जस्ट बीटेक एमसी पास आउट है, उन्होंने भी उतने मार्क्स ले लिए। तो बात तो ये है कि वो अब टफ कॉम्पिटिशन के कंसिडरेशन में आ चुका है ना। तो अब किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, कोई भी सिलेक्शन से बाहर हो सकता है, क्योंकि आप तो डिफरेंशिएट किया ही नहीं। आप एक अच्छा पेपर बनाने में इनकेपेबल है। ठीक है, पेपर जब भी बनाया जाता है टाइम उसमें 2-3 कंस्ट्रेंट का हमेशा ध्यान रखा जाता है ना। अब मुझे नहीं पता ये आरपीएससी वाले कंस्ट्रा क्या डायरेक्टिव देते हैं या फिर ये जो पेपर बनाने वाले वो अपने स्ट्रैटेजिक से इस तरह का पेपर बना देते हैं, इसका तो आइडिया नहीं है। बाकी आज से अगर 10 to 15 ईयर्स पहले की बात करें तो ये स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए जाते थे कि पेपर में 3-4 तरह का कंस्ट्रेंट्स को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो टाइम कंस्ट्रेंट्स 2 घंटे का 2 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए, 3 घंटे का 3 घंटे के हिसाब से, 4 आवर्स है 4 आवर्स के हिसाब से। सेकंड जो कंस्ट्रेंट्स होता है वो ये होता है कि पेपर इस लेवल का होना चाहिए कि 50% क्वेश्चन इजी हो, 20-30% मिड लेवल के हों जिसने पढ़ाई की हो, और 10 से 15% ऐसे होते हैं जो डीप लेवल के हों जिन्होंने डीप स्टडी की हो, ताकि हम स्टूडेंट को डिफरेंशिएट कर सकें कि रियली में अच्छा स्टूडेंट कौन सा है। ये पेपर बनाने का एक तरीका 2013 या 14 से पहले फॉलो किया जाता था, लेकिन अब 17 के बाद मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल ही कोई पैटर्न ही नहीं है आप लोगों का। सेकेंड जो मिस्टेक है, अभी तक पैटर्न आपने पूरा चेंज कर दिया। इसका 40% आपने जीके का रीजनिंग का वेटेज दे दिया।
मैं उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, आप 40% दीजिए, 60% दीजिए, 80% दीजिए, बट एटलीस्ट स्टूडेंट को इन्फॉर्म तो कीजिए। आपके सिलेबस में क्या इस तरह का कहीं भी मेंशन था क्या? कोई भी संस्था अगर बच्चों को प्रिपरेशन करवाती है या करवाएगी तो किसको बेस मानेगी? आपके प्रीवियस ईयर्स के बेस मानेगी। 2011 का प्रोग्रामर था, 2013 का प्रोग्रामर था, 2012 का एसीपी था, 2016 का एसीपी था। आपने 10% से ज्यादा कभी भी इन चीजों का वेटेज नहीं दिया है, और इस वक्त आपने 40% वेटेज दे दिया। ठीक है, तो ये तो बेसिकली कोई नॉलेज चेक थोड़ी कर रहे हो, तो आप धोखाधड़ी कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, है ना? क्योंकि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती है। नॉलेज तो अथाह है, जीवन भी कम पड़ जाएगा आपको नॉलेज देते वक्त। किस दायरे में, किस कंस्टेंट्स में, किस एरिया के अंदर प्रिपरेशन करे, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वो हवा में उड़ता रहेगा। जो आप पढ़ गए, जो हो गया उनका सिलेक्शन हो गया, जो नहीं होगा वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पेपर जो सेटिंग है उसमें मिस्टेक की गई है आरपीएससी के द्वारा। ये थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। बाकी इजी और टफ का तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, उसका पैरामीटर है, नहीं बनना चाहिए था बट बना दिए, है ना? और सेकंड ये है, जितना मुझे लगता है, हालांकि अब एग्जामिनेशन आपका फिनिश हो चुका है, मुझे लगता नहीं कि आरपीएससी को एग्जामिनर का नाम बताने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना? हालांकि हम तो पहुंच गए हैं, और ये जो चारों पेपर आपके टेक्निकल बनाए गए हैं, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, सैड और जावा, ये एक ही एग्जामिनर ने बनाए, मतलब एक ही एक्सपर्ट ने ये चारों सब्जेक्टों को रगड़ दिया है। मैं शब्द ले रहा हूं रगड़ना, रगड़ना का मतलब है कि 4 एक्सपर्ट नहीं बने हैं इसको बनाने के लिए, इसमें एक ही एक्सपर्ट है जिसने ये चारों पेपर बनाए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बाकी तो आप पता कर सकते हैं, मुझे लगता नहीं आरपीएससी को दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ये सिक्रेसी का मैटर तो है नहीं है, अब तो एग्जामिनेशन हो चुका है, तो किसी को नाम बताने में, नाम डिस्क्लोज करने में ऐसा चीज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसके पीछे मेरा अपने एक आधा है ना? आप देखिए रीजनिंग के अंदर कितना टाइम लगे, रीजनिंग का पेपर बनाने वाला अलग है, जीके का बनाने वाला अलग है, तो उसमें टाइम लग रहा है। जब 4 एग्जामिनर डिफरेंट डिफरेंट पेपर बना रहे हैं, उनका जो ब्रेन लेवल है, ब्रेन फ्रिक्वेंसी है, वो डिफरेंट तरीके से काम करती है। जावा का पेपर ही आधे घंटे में सॉल्व हो रहा है, डीबीएमएस का भी इतने में हो रहा है, जावा का भी इतने में हो रहा है, सेड का भी इतने में हो रहा है। क्या चारों एग्जामिनर्स का ब्रेन लेवल एक ही तरह से काम कर रहा था क्या, कि इसको आधे घंटे में कंप्लीट करना है? एक भी क्वेश्चन आप फ्रेम नहीं कर सके, एक सिंगल क्वेश्चन फ्रेम नहीं है जावा, डीबीएमएस, नेटवर्किंग और उसके अंदर, सेड के अंदर सारा एज इट इज, या तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एग्जामिनर कंट्रोवर्सी में फंसता ही नहीं चाहता कि बाद में बच्चे ऑब्जेक्शन लगाएं या कोई और विवाद पैदा हो, इससे अच्छा है कि हम बहुत काफी इजी क्वेश्चन बना के पटक देते हैं, या लाइन टू लाइन कॉपी की गई है बुक्स की, स्टैंडर्ड बुक्स की। सेड के अंदर कम से कम 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लाइन टू लाइन कॉपी करके, हालांकि उसके दूसरे आंसर भी हो सकते हैं, ऑप्शंस चेंज किए हैं तो ऑप्शन दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर सकते तो लाइन टू लाइन मैच कर रही है। बहुत सेफ गेम खेला है एग्जामिनर ने। ठीक है, लेकिन अब वही है कि ठीक है, अब आप ऐसे ही पेपर बनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, है ना? एक क्वेश्चन आप कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी इतनी नहीं है कि आप अपने दम पर फ्रेम कर सकें, बच्चे को सोचने के लिए मजबूर कर सकें कि हाँ ये पेपर का एक लेवल है। ऐसा नहीं है, एक टॉपिक्स में हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये थोड़ी हमें कॉपी करना है। कॉपी वही करता है जो कंट्रोवर्सी से बचना चाहता है, कि हम दूसरे क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहते, कल को कोई मैटर हो जाएगा, इसका मतलब आपको अपनी कैपेबिलिटी पर बिलीव नहीं है। गेट का एग्जाम पिछले 70 साल से हो रहा है, एक सिंगल क्वेश्चन आज तक रिपीट नहीं हुआ। नेट का एग्जाम 70 साल से हो रहा है, 50 ईयर से हो रहा है, आज तक एक क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। आप, मैं ये भी नहीं कर रहा, रिपीट होते हैं, कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, रिपीट के अंदर भी कोई गलत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कुछ लॉजिक तो हो, आपका तो कुछ लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है एग्जामिनर के ऊपर भी, आरपीएससी के ऊपर भी, और वो सभी संस्थाएं जो इस तरह के पेपर को बनाती हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता एग्जामिनर कौन है, हालांकि मालूम चल जाएगा देर सवेरे, लेकिन मैं ये कंफर्म हूं कि ये पूरा पेपर आपका एक ही एग्जामिनर ने बनाया है। ठीक है, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, सैड और जावा, जबकि 4 एग्जामिनर लगने चाहिए। 2011 के अंदर था, आप पेपर का एनालिसिस करें, जावा आपका फर्स्ट पेपर था, नेटवर्किंग टफ था, डीबीएमएस इजी था, जावा टफ था, सैड कंपैरेटिवली इजी था, क्योंकि 4 एग्जामिनर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचते हैं।
ठीक है, अगर मुझे 35 क्वेश्चन बनाने में तो ठीक है, 35 क्वेश्चन बनाने में 2-4 क्वेश्चन टफ तो डालूंगा एटलीस्ट। अब चारों एग्जामिनर का एक ही तरीके से सोच रहे हैं, आधे घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट हो रहा है उसका, जिसको भी आता है। ठीक है, फिर पेपर का फिर आपका जो फ्लो ऑफ मेकिंग क्वेश्चंस हैं वो भी एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आपने ऑप्शन चेंज किया, लैंग्वेज एज इट इज कॉपी की है क्वेश्चंस की। डीबीएमएस में देखा है, नेटवर्किंग में देखा है, सैड में भी देखा है। तो क्या मतलब है इसका? मतलब तो हम यही मान के चलें कि एक ही एग्जामिनर है, एक ही एग्जामिनर ने ये चारों सब्जेक्ट को रगड़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, कि अब सेकंड चीज आती है कि अभी तक आप आंसर की नहीं निकाल पा रहे। 20 डेज आपको हो चुके हैं। आंसर की साथ के साथ ऐसा देखा गया है कई एग्जाम्स में, आपका लास्ट ईयर आरएएस का प्री का एग्जाम हुआ था इलेक्शन से पहले, जिस दिन एग्जाम हुआ था उसी दिन आपने इवनिंग के अंदर आंसर की को रिलीज कर दिया गया था। आज आपको लगभग 24 डेज या 23 डेज हो चुके हैं, अभी तक आंसर की का पता नहीं। अब ये पेपर ऐसा नहीं है कि आंसर की बनाने में आपको बहुत दिक्कतें आ रही है। अरे है क्या दिक्कत इसमें? तो आधा घंटे में बन जाएगी पूरी आंसर की। है क्या इसमें? इस पेपर में है क्या जो दिक्कत आएगी आपको? तो आपने बनाया क्या है जो दिक्कत आएगी? दिक्कत तो वहां आती है जो सोचने में मजबूर किया जा रहा हो, कोई न्यूमेरिकल हो, कोई अच्छे लॉजिकल चीजें हो, जहां कंफ्यूजिंग चीजें हो। हर चीज तो आपने कॉपी पेस्ट की है। दिक्कत क्या है ना? और कुछ बच्चे हैं जो शायद शहर के कुछ 4 क्वेश्चन उनको कंफ्यूजन था, तो सारे क्वेश्चन बेसिकली लाइन टू लाइन स्टैंडर्ड बुक के कॉपी किए हैं। आपके आंसर भी सही हो सकते हैं, हालांकि मैं अब यहाँ क्वेश्चन का डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोस्टली आप सारे क्वेश्चन का डिस्कशन पहले कर चुके हैं। 2-4-5 कंफ्यूजिंग है तो उनका आरपीएससी से आप वेट कर लेते। मैं जस्ट बता देता हूँ, जैसे आपका एक मेमोरी फॉर्म का क्वेश्चन था कि हिस्टोरिकल डेटा के लिए हम कौन सा फॉर्म्स वगैरह यूज में लेते हैं। आंसर रिकॉर्ड फॉर्म भी हो सकता है, मुझे पता है। ठीक है, अगर आप डिटेल में जाओगे तो आप उसको एनालिसिस कर लो, लेकिन चूंकि बुक के अंदर अवार्ड की बुक है या दूसरी बुक है, उसमें डायरेक्ट लाइन टू लाइन कॉपी लिखी है कि मेमोरी फॉर्म आंसर, मेमोरी फॉर्म ही उसका आंसर है। जब आपको लाइन टू लाइन मिल चुकी है, आप समझ लीजिए वही आंसर है। वो रिस्क नहीं लेता है एग्जाम, वो तो कहेगा आप प्रूफ दिखाइए। वो लॉजिक मानता ही नहीं है ना, तो प्रूफ देखता है। जब वहां प्रूफ लाइन टू लाइन मिल जाता है, इसका मतलब बुकिश लैंग्वेज मिल गई, वही आंसर है। इस तरह से डीकपलिंग था, उसका आंसर सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है, डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, लेकिन लाइन है डीकपलिंग, डीकपलिंग ही आंसर होगा उसका। शायद एक क्वेश्चन था डीकपलिंग वाला, डीकपलिंग ही आंसर नहीं कर सकते आप गलत। इसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव एंट्रोपी का था, नेगेटिव एंट्रोपी उसका आंसर है। हालांकि अगर आप उसके डिटेल में जाएं, रिसर्च बेसिकली कई रिसर्च पेपर भी हैं इस पर, आप उसमें जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि नेगेटिव एंट्रोपी इज इक्वल टू मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस भी इसका आंसर हो सकता है। और अगर इसके डिटेल में जाएंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इसकी आंसर पॉजिटिव एंट्रोपी भी हो सकता है, और पॉजिटिव एंट्रोपी इसका ज्यादा बेटर आंसर है। लेकिन बुकिश लैंग्वेज ये कहती है कि नेगेटिव एंट्रोपी सेम डेफिनेशन है जो आपका था क्वेश्चन के अंदर, और उसका आंसर देगा नेगेटिव एंट्रोपी। तो नेगेटिव एंट्रोपी ही आंसर है, वो नहीं मानेगा आपकी बात। आप प्रूफ कैसे करोगे इस चीज को? तो लॉजिक तो वो समझता ही नहीं है। लॉजिक समझता हो तो ऐसे क्वेश्चन बनाता ही नहीं, वो तो बुकिश लैंग्वेज पे क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत से इन्होंने किया है आपका। चलिए अब हम आते हैं कट ऑफ की तरफ कि सर इसका कट ऑफ क्या रह सकती है। हालांकि देखो, कट ऑफ जब भी निकालते हैं तो उसमें बहुत से फैक्टर काम करते हैं। कट ऑफ निकालने के कई फैक्टर हैं, केवल एक फैक्टर से हम कट ऑफ के एनालिसिस तक नहीं पहुंच सकते। हालांकि हजारों बच्चों का डेटा हमारे पास है जिन्होंने बताया, बट डेटा के अंदर भी एक समस्या ये होती है कि कौन स्टूडेंट कितना सही बोल रहा है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सेकंड, कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज्यादा तो नहीं है बट 4-5 क्वेश्चन तो हैं। 4-5 क्वेश्चन से आपकी 4-5% ऊपर नीचे हो सकती है, हाँ हो सकती है। तो उन्होंने कौन सी आंसर की चेक की, उन्होंने क्या आंसर सही माना, क्या गलत माना, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आरपीएससी में कभी तक हमने आंसर की निकाली ही नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आता है, इसलिए हम केवल डेटा को कंसिडरेशन में नहीं डाल सकते। डेटा है, मेन चीज है, स्टूडेंट्स का जो डेटा है, स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, वो एक पार्ट ऑफ कंसिडरेशन है। सेकंड, हमने इसमें कंसिडरेशन रखा है कि कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया, कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, बट एक फैक्टर है। ठीक है, तीसरा, कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स हैं स्केलिंग्स वगैरह के, उसका हमने यूज लिया है और उनको बेसिस मानकर हमने कोशिश की है एक निकालने की आपकी कट ऑफ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इस एग्जाम के अंदर अपीयर हुए थे या फॉर्म फिल किया था। पहले फॉर्म फिल की तरफ देख लेते हैं, फिर अपीयरिंग पे जाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें है आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये आजकल ये थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन दे रखा है क्या इन लोगों ने? थर्ड जेंडर, जनरल में 2 लोगों ने फॉर्म भरा है। थर्ड जेंडर में भी रिजर्वेशन होता है क्या? नहीं, केवल शायद मेंशन होता है थर्ड जेंडर में, रिजर्वेशन नहीं है।
ठीक है, चलिए। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 7000 अप्रोक्सीमेट लोगों ने ईडब्ल्यूएस के अंदर फॉर्म फिल किया था। जनरल में है 20,000, ठीक है, एमबीसी के अंदर है 1571, ओबीसी के अंदर है लगभग 25,000 में 690 को भी इसमें ऐड करके जनरल एक अप्रोक्सीमेशन नंबर ले लेते हैं तो 25,000 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है। एससी में है 10,490, एसटी में है 7,031, तो टोटल मिला के 71,467। कितने हैं? 71 है। ये शायद इसका है आपका, ये जुलाई अगस्त वाला है ना, तो ये फरवरी में ये शायद 62,000 था आपका। तो चलो 71,467 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। अब यहाँ एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि ओबीसी है उसका देखिए आप 24,408 और जनरल है आपका 20,238, तो मतलब ओबीसी में ज्यादा फॉर्म आए हैं एज कम्पेयर टू जनरल। ये मैं क्यों बता रहा हूँ सर? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ नेक टू नेक फाइटिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है जनरल की कट ऑफ के अंदर ओबीसी कट ऑफ, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये तो है फॉर्म फिलिंग का, एग्जामिनेशन में कितने अपीयर हुए हैं? केवल 36% टोटल फॉर्म फिलिंग का, लगभग 26,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, है ना। एग्जैक्ट डेटा हर कैटेगरी वाइज तो नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि भाई हर कैटेगरी में से लगभग 40%, 36% आप मान लीजिए कि इसमें कैटेगरी में से एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो देख लीजिए आप 24,000 का 40% निकाल लीजिए अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से, तो इसका कितना हो गया? 8,000 के आसपास, 8,000 9,000 ओबीसी में हो जाएगा, ठीक है, इसका 8,000 जनरल में हो जाएगा। इस तरीके से लोगों ने इस एग्जाम के अंदर एप्लीकेशन हुआ है। ये एक फैक्टर है। हालांकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होने से कम होने से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। हो सकता है कि जो स्टूडेंट अपीयर में बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन है, उनके मार्क्स ही 40 से प्लस लेते हैं, तो कुछ भी हो सकता है ना। बट हाँ, ये एक फैक्टर है कट ऑफ निकालने के लिए, है ना। अब आते हैं हम सर कट ऑफ। जनरल की जो कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है वो है 67.5%, 135 प्लस माइनस 1 का वेरिएशन आपका हो सकता है। अब कई क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये जो आप कट ऑफ निकाल रहे हैं ये फाइनल कट ऑफ है या 1.5 गुना या 2 गुना जो निकालेंगे उसकी कट ऑफ, ठीक है। शायद अभी कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं है, बेसिकली ये भी आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड का प्रेरोगेटिव होता है कि क्या करे। अभी हमको नहीं पता है कि 1.5 गुना निकाले कि 2 गुना निकाले, है ना। हर एग्जाम के अंदर इन्होंने चेंजेस किए हैं। 2014 और 15 से पहले इस तरह का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता। पहले ये वेटिंग लिस्ट निकालते थे। जैसे आपका जो आरपीएससी 2013 का एग्जाम था, उन्होंने 191 सीट्स थी और 41 साथ के साथ एग्जामिनेशन के साथ 41 की वेटिंग लिस्ट निकाली, ठीक है। बाद में 6 मंथ में जब भी होती, जितनी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाती थी तो कर लेते। मान लीजिए वेटिंग लिस्ट के बाद भी सीटें खाली रह जाती थी तो सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं निकालती, वो खाली रह जाती। ये उनका सिस्टम था 2014-15 से। उसके बाद इन्होंने डबल निकालना चालू किया। कुछ एग्जामों में 3 मल्टीप्लाई भी निकालते हैं, कुछ एग्जामों में 1.5 मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं, 1.5 निकाल लेते हैं। अब हमें नहीं पता है कि आरपीएससी 1.5 निकालेगी, 2 निकालेगी, नहीं निकालेगी, ये इनका क्या है, डीबी के लिए कितना निकालते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो मैंने लिस्ट आपको कट ऑफ निकाली है ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि 135 मार्क्स अगर जनरल के हैं तो अगर 1.5 गुना निकालती है तो उससे आप हार्डली 1% में बहुत स्टूडेंट आ जाते हैं। आप ये समझिए, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं, एक पद नंबर पर लगभग 100 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट आ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं 135 है तो आप 133 मान लीजिए, 134 मान लीजिए, किसका? 1.5 गुने का, है ना। ये जो है वो फाइनल कट ऑफ की आपकी लिस्टिंग मैंने बताई। ओबीसी कैटेगरी, मैंने अभी आपको बताया था कि जो ओबीसी है उसमें नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा है और जो स्टूडेंट का मार्क्स का एनालिसिस कर रहे हैं तो नेट टू नेट फाइटिंग है जनरल और ओबीसी। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा इस मार्क्स के, ठीक है। हार्डली 1%। अगर मैं 67.5 बोल रहा हूँ तो यहाँ 66.5 की आप मान के चलें, 133 के अंदर आपका ओबीसी की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ठीक है, फाइनल कट ऑफ। वैसे तो हो सकता है 131 पर हो जाए, है ना, अगर हम 1.5 गुने की बात करें तो, लेकिन फाइनल 133 तक आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़ा से कंपेटिटिव स्टूडेंट कम है, हालांकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो 140 प्लस भी बना रहे हैं, 150 भी है, लेकिन फिर वो जनरल में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक देखा जाएगा तो 146 तक मेरे हिसाब से मार्क्स सेफ हैं ईडब्ल्यूएस के। एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ ये एससी और एसटी कैटेगरी, यहाँ बच्चे बात कंफ्यूज है
और कंफ्यूज इसलिए हैं कि बहुत से संस्था वालों ने बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि 50% पे हो जाएगा, 40% पे हो जाएगा, 45% पे हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। देखो जो होता क्या है, जब पेपर टिपिकल आता है जनरली ऐसा देखा गया है, तो वहां जनरल और SC ST इसके अंदर 15% 20% तक के मार्जिन देखे गए हैं कट ऑफ लिस्ट के अंदर। ये तब है जब पेपर टफ है, काफी टफ। यहाँ उस तरह की चीजें नहीं है। यहाँ SC ST स्टूडेंट जो है, इवन 10-12 स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जिनके 120 प्लस मार्क्स है, 125, 122, 124, 126, 127, क्योंकि इजी वो भी बहुत अच्छे मार्क्स ले रहे हैं इसके अंदर, है ना, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ना नॉलेज का। इसमें तो थोड़ा सा आपने कोर्स कवर कर लिया, आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो यहाँ वेरिएशन उस लेवल का नहीं आएगा कि जो कोचिंग वाले बता रहे हैं, दूसरी संस्था वाले बता रहे हैं, कोई भी बता रहा है, यूट्यूबर बता रहा है, XYZ, इधर 40-45% पे हो जाएगा, 50% पे, वो नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस झांसे में ना रहे कि 50% पे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। स्टूडेंट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, SC ST स्टूडेंट ने इस एग्जाम, ये क्लियर रख रखे हैं। और यहाँ भी नेट टू नेट फाइटिंग हो रही है, उनके नंबर भी 120 से 130 की सीरीज में ही आ रहे हैं, जैसा डेटा स्टूडेंट ने दिया है। अगर उन्होंने गलत दिया वो एक अलग विषय, अदरवाइज जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसमें बराबर की टक्कर चल रही है, क्योंकि पेपर इजी है तो उनकी परफॉर्मेंस किस लेवल का है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल डाउनफॉल चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड, अभी आपका आईए का रिजल्ट आया था, आईए के रिजल्ट में जनरल की 73 के आसपास थी और शायद SC कैटेगरी 63 के आसपास थी। 10% के अंदर 9,000 10,000 बच्चे कवर हो गए थे, तो रेंज में बहुत डिफरेंस नहीं आया ना। 10% पर 10,000 बच्चे कवर हुए, यहाँ तो 3.5 तो है। आप क्या समझते हैं, जनरल की 67 है इस पेपर के अंदर और SC ST की 45 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, नहीं होगी सर, तोड़ दीजिए। आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए अगर आप 40-45 बच होंगे, है ना। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, आप इस कैटेगरी में हैं तो बिल्कुल आप एग्जाम का वेट कर सकते हैं, रिजल्ट का वेट कर सकते हैं कि हाँ आपके चांसेस बन गए। ठीक है, तो 120 मार्क्स मुझे ऐसा लगता है SC कैटेगरी के अंदर प्लस माइनस वेरिएशन होता है, फाइनल है, हो सकता है 1.5 गुने में 118 हो जाए, है ना, 117 हो जाए, 1-2% का मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी 120 मार्क्स जहां तक मुझे लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ST कैटेगरी के अंदर 160 प्लस माइनस 1%। अब आप देखिए 67.5 है और 58 है, तो ये कितना हो गया, 8-9% 10% में रेंज दे रहा हूँ। मुझे तो लगता भी नहीं कि इतनी रेंज भी जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेपर ऐसा नहीं है कि जो रेंज वाला हो या बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। मैं डे 1 से कह रहा हूँ आपसे, लास्ट में स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि पेपर काफी इजी था, डिफरेंस क्रिएट करने वाला था ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस की आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कट ऑफ के अंदर। सीटें हैं कितनी, 350 सीट में टोटल है आपकी, कोई 10,000 तो है नहीं, 20,000 तो है नहीं, 15% का 20% का डिफरेंस आ जाएगा, नहीं आएगा, है ना। तो ये आपका 67.5 से लेकर 58 अपर रेंज जनरल की ले लीजिए, लोअर रेंज ST की ले लीजिए, तो ये 7 to 8% है, 9% का डिफरेंस है, सारा डिफरेंस। इससे कम जिसके भी आ रहे हैं, 115 से कम, 114 से कम, उनके चांसेस बहुत रेयर हैं, बहुत ही लीस्ट चांसेस हैं, नहीं है। ठीक है, ये बहुत क्लियर कट मार दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी एक जनरल एनालिसिस है आपकी कट ऑफ का। ठीक है बच्चों, दूसरा चीज ये है कि इसे कट ऑफ तो है, अब इसमें कुछ कैटेगरीज जैसे फीमेल कैटेगरीज का है और दूसरी कैटेगरीज का हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। बेसिकली उसमें दिक्कत ये है कि कुछ डेटा की प्रॉब्लम आती है, इतना सफिशिएंट डेटा नहीं हो पाता है, गर्ल्स का भी नहीं है, कुछ अदर कैटेगरीज है, NBC का भी शायद इसमें नहीं है, तो आप उस हिसाब से उसको सेट कर लीजिए। बाकी जो मैन कैटेगरीज हैं वो मैंने इसमें की, और ये सब मेल्स की है, फीमेल्स की नहीं है ना। फीमेल का कम जा सकता है, फीमेल का हो सकता है 4-5% कम चला जाए। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी है, आपके कॉम्पिटिटर्स की कितनी है, बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं। बाकी मेल की इससे कम जिसके भी हैं वो ज्यादा उम्मीद ना रखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और दूसरा कि डबल निकालेंगे, 1.5 गुना निकालेंगे, या RPSC का प्रेरोगेटिव है वो कितना निकालेंगे। 1.5 गुना भी है, जहां तक मुझे लगता है शायद इस एग्जाम में 1.5 गुना की आपकी निकल सकती है। डबल मुझे लगता नहीं, DD के लिए डबल बुलाएंगे, है ना। तो देखते हैं वो तो क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आते हैं हम सर कि ये तो आपका कट ऑफ का एनालिसिस हो गया कि सर आंसर की कब तक आएगी। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, आंसर की जितना भी डिले हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव है। मुझे नहीं पता आंसर की कब तक आएगी, है ना, लेकिन और ना ही आंसर की बनाने में ऐसी कोई दिक्कत है। पेपर तो उसने बनाया ही क्या है जो आंसर की निकालेगा वो। ठीक है, ये पूरे आंसर की आधा घंटे के अंदर आप निकाल सकते हैं, जैसे निकालना चाहें।
है ना। लेकिन इतना अगर डिले किया जा रहा है उसके लिए, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है क्रेडिबिलिटी पर और इंटीग्रिटी पर। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई संस्था कोई गलत काम करेगी, लेकिन हाँ, एक छोटी सी चीज में अगर आप 24 डेज लगा रहे हैं, 25 डेज लगा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इंडायरेक्ट वे में क्वेश्चन मार्क तो होता ही है। और लास्ट 5 ईयर्स तक का रिकॉर्ड रहा है आरपीसी विनर्स बोर्ड का कि उन्होंने क्या किया है। 2017 से लेकर 2023 के हर एग्जाम्स के अंदर क्या घपले हुए हैं सबको पता है, ये चीज़ तो छुपी नहीं है ना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा और ना होना चाहिए, बट हाँ, एक संभावनाएं हैं, एक पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा हो सकता है। एक पॉइंट और, अगर ये जनरल परसेंटेज 70 प्लस जाती है, ध्यान दीजिए 70 प्लस जा रही है, तो आप क्लियर कट मान के चलेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़, ये भी क्लियर कट मान के चले। इससे ऊपर 70 से ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने बताया इससे ऊपर भी नहीं जाएगी, लेकिन मान लीजिए 36 हो गया, 37 हो गया, तब भी एक बार कंसीडर कर सकते, 67 68 हो गया, 69 हो गया, तो भी एक कंसीडरेशन में डाल सकते हैं कि ऊपर नीचे हो सकता है, आंसर की हो गया, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अगर 70 प्लस जा रही है इन केस, तो आप ये क्लियर कट मान के चलें कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि आटे में नमक हो सकता है, नमक में आटा कभी नहीं होता। इस फील्ड में मुझे 20 ईयर्स हो चुके हैं, है ना। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हमेशा एक लेवल पर ही काम करती है, चाहे 10 साल पुराना स्टूडेंट हो, आज का हो या आने वाले 10 साल का स्टूडेंट हो। ये तो पेपर काफी इजी था, इसलिए इतनी बन गई है। नहीं तो मुझे पता है टेक्निकल पेपर अगर मिड लेवल का ही बना देते हैं विद नेगेटिव मार्किंग 55-60% से ऊपर नहीं बनती है। आप 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। ठीक है, तो अगर ये 70 प्लस जा रही है यहाँ पर इस पेपर में, ऐसा नहीं है 70 बन नहीं रही है, लोगों की बन रही है, लेकिन काफी कम स्टूडेंट्स है ना। 5-7 स्टूडेंट हो सकते, 10 स्टूडेंट हो सकते, 12 स्टूडेंट हो सकते हैं। कट ऑफ 70 से ऊपर नहीं जा सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकते, है ना। कट ऑफ जनरली इतनी रहेगी, बट मान लीजिए 2% ऊपर भी हो, कोई वेरिएशन हो, वो अलग बात है। बाकी 70 प्लस जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल टोटली प्रॉपर। सेकेंड, किसी स्टूडेंट को लेकर कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ स्टूडेंट ओवर एक्साइटेड होते हैं, कुछ लोग थोड़े से नॉटी टाइप के होते हैं, उससे भी क्या है एक मिसकम्युनिकेशन, मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है। अब एक स्टूडेंट का फोन आता है कि सर मेरे 180 बन रहे हैं 200 के अंदर से, अब मुझे पता है कि 180 नहीं बन सकते। ठीक है, अब इतनी समझ तो हमारे पास की है, तो मैंने कहा आपका रोल नंबर दीजिए, भाई आप तो टॉपर हैं इस एग्जाम में। अभी तक उसका फोन नहीं आया मेरे पास। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आपसे ये कहे कि 160 170 180, आप रोल नंबर तो देखें ना। ऐसे स्टूडेंट तो फिर बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही कैपेबल स्टूडेंट्स हैं, 180 190 बनाने वाले। एक कह रहा है कि सर मेरे 200 में से 200 बन रहे हैं अब। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा क्या नोटी टाइप के होते हैं, उनको देखकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए कि इतनी परसेंट कट ऑफ जा रही है, इतनी जा रही है, इतना भी नहीं जा रही है ना। इसमें आप मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनके 120 से 135 के बीच में ही बन रहे हैं, है ना। थोड़ा बहुत वेरिएशन है, कई बार सीधी मिस्टेक हो गई है, किसी से कुछ और हो गया, क्योंकि ये एग्जाम बेसिकली नॉलेज का नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं डे 1 से कह रहा हूँ था कि आपको कि भाई हर कंपटीशन एग्जाम में केवल नॉलेज चेक नहीं किया, नॉलेज तो है ही इंपॉर्टेंट, बाकी साथ साथ आप उस 3 घंटे में 2 घंटे में अपने स्टेट ऑफ माइंड को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, कैसे नर्व्स को कंट्रोल कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिली मिस्टेक करके आए हैं, नॉलेज तो उसमें सबको बराबर ही है ना। इस एग्जाम में था क्या, ये क्वेश्चन तो सबको पता है, ये जो पूछे गए इंटीजर की साइज पूछ ली है, ये यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। अब इससे आप क्या नॉलेज चेक करोगे स्टूडेंट का, नॉलेज तो नहीं है, नॉलेज तो जनरल एग्जाम था। जो भी बाहर हो रहे हैं एग्जाम से अपनी सिली मिस्टेक से बाहर हो रहे हैं। अब एक बच्चा है जिसका एग्जाम का कोड गलत लिख दिया, मेरे पास फोन आया एग्जाम के दिन कि सर वो 1-1 की जगह 0-1 लिख दिया। अब 0-1 लिख दिया, 5 नंबर माइनस हो गए, क्योंकि नॉर्म्स हैं कि अगर आप ऐसा कुछ कर दे तो 5 मार्क्स माइनस हो जाते हैं। माइनस होते ही आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए, एक छोटी सी सिली मिस्टेक और कॉम्पिटिशन से बाहर। ठीक है, इसी तरीके से कोई आंसर गलत लिख कर आ गया, उसके अंदर गलत मेंशन कर दिया, कुछ और मेंशन कर दिया। 200 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन भी अगर आपने इधर से उधर कर दिए, मतलब 4 नंबर कम, 4 का मतलब 2% कम हो गए। जहां आप मेरिट में आने वाले थे अब आप बाहर हो चुके है ना। तो इसमें एग्जाम में सिली मिस्टेक, जो 2 घंटे 4 घंटे के टाइम पर जो आपको आता है वो आपने बेटर तरीके से कर दिया है, तो आपका सिलेक्शन हो गया है। और आपने 2-3 क्वेश्चन में भी ऐसी मिस्टेक कर दी है तो आप बाहर हो गए, बस इतना सा फर्क है सेक्शन। ठीक है, तो ये एग्जाम बेसिकली नॉलेज का नहीं था, ये जो पूछा गया वो तो सबको ही आता है, जहां तक मुझे लगता है
सबको आता है ना। टेक्निकल चीज में ऐसा कुछ है नहीं, 2-4 क्वेश्चंस का हो सकता है ऊपर नीचे, बाकी कुछ। और इसीलिए ये है कि कोई भी स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह पा रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो इसलिए नहीं हो रहा कि आपके साथ वालों को भी उतने नंबर आ रहे हैं ठीक है, सब एक ही लाइन में खड़े हुए है ना। लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिकली बहुत सी मिस्टेक स्टूडेंट्स के द्वारा हुई है एग्जाम में, बहुत सी मिस्टेक। कई बार हम ज्यादा पढ़ने का भी भुगतान कर देते हैं। कई बार स्टूडेंट ज्यादा पढ़ लेता है तो वो थोड़ा और कंफ्यूजन है कि ये आंसर भी हो सकता है, वो आंसर भी हो सकता है, क्या पता एग्जामिनर ने ऐसा पूछ लिया हो, उसका ये मतलब हो, जबकि एग्जामिनर का कोई मतलब ही नहीं था इसमें। एग्जामिनर ने कुछ पूछा ही नहीं आपसे, और वो ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में 2-3 क्वेश्चन वैसे गलत करके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी है, ये होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको एडवांस में कांग्रेचुलेशन, ठीक है। लेकिन जिनका नहीं हो रहा है तो ज्यादा डिसअपॉइंट होने की आवश्यकता नहीं है ना? ये जीवन का एक छोटा सा पार्ट होता है। लाइफ है वो एक जर्नी है बेसिकली। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट से भी कहता रहा हूँ कि इसको एक जर्नी के रूप में ले। अगर आप सक्सेस हो रहे हैं बहुत अच्छी बात, सक्सेस होने के बाद भी आप कोई डेस्टिनेशन में पहुंच गए ऐसा नहीं है, वो भी फिर लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है बस। उसके बाद भी आपका जीवन चलता रहेगा। इसी तरह से नहीं हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, उसको अपना डेस्टिनी मान लें। बहुत से फैक्टर काम करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, केवल नॉलेज काम नहीं करता है, आपका लक भी काम करता है, आपने स्टेट ऑफ माइंड भी काम करता है। बहुत से अदर फैक्टर हैं, जो आपने पढ़ा है वही आ गया, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं आया। कई ऐसी चीजें होती हैं XYZ जो फाइनल आपका निर्धारण करती हैं सिलेक्शन का। ठीक है, केवल नॉलेज नहीं, नॉलेज तो है ही फैक्टर, बट नॉलेज के अलावा बहुत से फैक्टर्स हैं। इसलिए जब भी जिसका सिलेक्शन हो जाए उसको भी ज्यादा हवा में उड़ने की आवश्यकता नहीं है, जिसका नहीं हो उसको भी डिसअपॉइंट होने की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा पार्ट है, कुछ भी है। ठीक है, आप इसी एग्जाम को दोबारा ले लीजिए। आधे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन वो बाहर हो जाएंगे, नए स्टूडेंट आ जाएंगे। एक एग्जाम को आप 6 बार कंडक्ट करा लिए, 6 बार मेरिट लिस्ट अलग लिया गया। क्यों? बहुत ही रेयर होंगे, 5 या 10% ऐसे होंगे जो हर मेरिट लिस्ट के अंदर अपना प्रेजेंस दिखा पाएंगे। 90% स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, 90% नए स्टूडेंट आ जाएंगे, फिर स्टूडेंट अंदर हो जाएंगे, फिर बाहर हो जाएंगे। यही होता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि सक्सेस और अनसक्सेस ये अनित्य होती है। अनित्य मतलब परमानेंट नहीं होती है ना, ये कभी परमानेंट नहीं। आज है, हो सकता है कल ना हो। आप इस एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हो, दूसरे में फेल हो सकते हो, तीसरी में सेलेक्ट हो सकते हो। तो इसका ज्यादा वो और बर्डन लेना नहीं चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास आए थे फोन की, सर सिली मिस्टेक हो गई, हम कंपटीशन से बाहर हो गए, 8 महीने की मेहनत खराब हो गई। कुछ नहीं, कभी मेहनत पूरी खराब नहीं होती है, कुछ ना कुछ आपको मिलता ही है। कोई बात नहीं, ACT का एग्जाम आ रहा है ना, ACT एग्जाम बैठिए। मैं तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट को जानता हूँ जो 2013 में प्रोग्राम मैंने ट्राई किया, ACT में पास हो गए। हाँ बिल्कुल है, और उन्हीं के वो सीनियर बन गए थे। बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट थे जो फर्जी सर्टिफिकेट लगा के ACT के अंदर 2016 में किए थे, जो एजुकेशन के अंदर थे, और फर्जी सर्टिफिकेट लगा के 2016 का एग्जाम निकाल दिया था। अब निकल गए। ठीक, आज वो जॉइंट डायरेक्टर बने हुए हैं। ठीक है, तो लाइफ किस तरफ, किस मोड़ पे आपको ले जाए इसका कोई पता नहीं होता है ना। केवल वही नॉलेजफुल है जिनका सिलेक्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाएं या फिर बिल्कुल ही अपने आप को एक तरीके से डिप्रेस मोड में लेके आ जाएं, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक छोटा सा पार्ट है, उसको देखिए, कोई बात नहीं, हो रहा है बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। नहीं हो रहा है दूसरी तैयारी कीजिए, या फिर अपनी जॉब से उसको कीजिए, या कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो उसको कीजिए। ठीक है, इसलिए इन चीजों को ज्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिनके नंबर इस कैटेगरीज में आ रहे हैं, इस रेंज में आ रहे हैं, उनके सिलेक्शन की 99% पॉसिबिलिटीज है, वो बिल्कुल हॉप कर सकते हैं। और किसी के बहुत ही कम नंबर है, 115 से भी कम नंबर आ रहे हैं, 14 से भी कम नंबर आ रहे हैं SC/ST कैटेगरी में भी, तो ज्यादा वेट ना करें, है ना। या तो दूसरी प्रिपरेशन करें, दूसरे एग्जाम की, या कोई जॉब्स कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करें, या कुछ भी आप कर रहे हैं तो वहां चले गए, है ना। तो टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा आप इस पे विचार करें और करते रहे, है ना। कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चलता है। बहुत सी चीज आपके हाथ में नहीं होती, आपके बियॉन्ड कंट्रोल है, ये हमेशा मान के चलिए। क्योंकि मैं अभी एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो शायद 3 महीने पहले हमारे यहाँ ज्वाइन किया था। वो तैयारी तो शायद SSC की पटवारी भी कर रहा था। वो 3 महीने में उसने जनरल पोस्ट तो कवर कर लिया था,
पेपर भी जनरल आया था, उसका जीके पे बहुत अच्छा कमांड था, 20 में से 17 क्वेश्चन सही है, सिलेक्शन हो रहा है, 148 नंबर बन रहा है। ये लो, अब उसको मुझे पता है इसको टेक्निकल नॉलेज जीरो है, लेकिन जितना था उतना उसने कवर कर लिया। पेपर भी तो लल्लू था भाई, पेपर को डीप नॉलेज तो नहीं पूछा गया था ना आपको, जितना पूछा गया था तो 3 महीने में आराम से कवर हो सकता है, वो भी कवर कर लिया। जीके उसका शानदार था, 148 नंबर आ गए। वो आप क्या कहोगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूँ बच्चे पर, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन है उस बच्चे को, 3 महीने के अंदर वो उस एग्जाम को फाइट करके निकल गया। लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा उसको मैं थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनका हो गया उनको डाउनग्रेड करने की कोशिश नहीं है, उनको तो कॉन्ट्रीब्यूशन है कि वो आगे बढ़े और जाए। लेकिन जो नहीं होते हैं कहीं ना कहीं वो टूट जाते हैं, तो टूटने की आवश्यकता नहीं है, जीवन का एक छोटा सा पार्ट है। आप ये मान के चलें कि आपके साथ आपका भाग्य नहीं था, ठीक है, ये जीवन की सच्चाई है। केवल इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं हर चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कहता हूँ, जो भी चीज आपके सामने आ रही है, चाहे फेलियर हो, चाहे और हो, चाहे इवन हो, आप उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। उम्मीद है कि शायद इस वीक तक आपकी आंसर की आ जाएगी, नहीं आती है तो फिर देखते हैं कुछ क्या करते हैं, क्यों नहीं निकाल रहे हैं, एक बार पता करवाते हैं, ठीक है बच्चों। और एक बार आंसर की आने दो, उम्मीद है कि शायद उसके 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जनवरी तक तो रिजल्ट आ ही जाना चाहिए आप तक, है ना। अब कोई और ही कोई प्रॉब्लम हो जाए वो अलग बात है, बट जरूर ध्यान रखिएगा कि आंसर की पर थोड़ा सा वॉच करते रहिएगा, है ना। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है आंसर की के अंदर, बट इनका कोई भरोसा नहीं होता है। अब बीसीआई के अंदर भी 15 से 20 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे ही आंसर के दे दिए थे ना, फिर बाद में कोर्ट में बच्चे भटकते रहे थे, 1-2 क्वेश्चन के इन्होंने आंसर चेंज किए थे, ठीक है। जो बेसिकली कमेटी मान लेती है, कोर्ट भी उसी को मान लेता है ना। बहुत एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ये चेंजेस करते हैं आंसर का बाद, तो उसको थोड़ा वॉच करना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लम या घपलेबाजी ये लोग कर दें। चलिए आज के लिए